दोस्तों आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में स्वागत है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 जो है अपना वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 जो है ऑलरेडी हमने फिनिश कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उस चैप्टर को देखिए तभी आप इस चैप्टर पर आइएगा, ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं। बाकी जिन लोगों ने चैप्टर 1 अच्छे से समझ लिया है वो चैप्टर 2 पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और चैप्टर 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ऑलमोस्ट वो काफी हद तक उसके 11 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कौन से चैप्टर 1 कंप्लीटेड है, चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये कौन से यूनिट का चैप्टर है दोस्तों, ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है। और थर्ड यूनिट के चैप्टर जो हैं वो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी वहां पे शुरू किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज, नोट्स के लिए कोई भी मत कहना, अभी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। अभी नोट्स के लिए बिल्कुल भी मत कहना, पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो पूरा। क्लियर है बात? चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पूरा सिलेबस करेंगे अच्छे से। तो अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहले हमने लिविंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लिविंग सिस्टम, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, ये सब चीजें हम वहां पे पढ़ चुके हैं। तो एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। एक चीज फिर रिपीट करता हूं, स्किप मत करना चैप्टर, सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। कॉमेडी वीडियोस नहीं है कि कहीं से भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़िए, उसके बाद चैप्टर 2 पे आइए, ठीक है। क्लियर है ये बात? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगर इस शब्द को हम तोड़ें, बायोलॉजिकल प्लस क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, विभाजित करना, डिवाइड करना किसी चीज को। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी, लिविंग से रिलेटेड, ठीक है। तो बायो मतलब लिविंग, लॉजिकल मतलब बायो से रिलेटेड कोई चीज, ठीक है। तो इसका मतलब तो आप समझ चुके हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, वर्गीकरण, ठीक है। अब वर्गीकरण करना क्या होता है दोस्तों, किसी चीज को डिवाइड कर देना, ठीक है। अब किसी चीज को कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जैसे मार्कर है, ब्लैक मार्कर है मेरे पास, कुछ रेड मार्कर है, तो ब्लैक मार्कर को ब्लैक के साथ ही रखूंगा, रेड मार्कर को रेड के साथ ही रखूंगा। समझ पाए? अगर हम लिविंग में बात करें तो जैसे आप हैं, आप क्या है, होमो सेपियंस मैमल्स हैं, तो क्या आपको मक्खी के साथ रखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि मक्खी की प्रजाति अलग है, आपकी प्रजाति अलग है, मक्खी भिन्न भिन्नाती है, आप भिन्न भिन्ना नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्या आपको बंदर के साथ रखा जा सकता है? सवाल पे ध्यान दीजिए, क्या आपको बंदर के साथ रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि बंदर भी मैमल है, हम भी मैमल है। एक और सवाल, क्या आपको चमगादड़ के साथ रखा जा सकता है? कई लोग इसमें कहेंगे नहीं सर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। चमगादड़ भी मैमल है, हम भी मैमल है। अभी जो डिजीज आई है आपके कोरोना वायरस, जैसे कि सुनने में आया, ये चमगादड़ से आई है। तो चमगादड़ मैमल है, हम भी मैमल हैं, दोनों की फिजियोलॉजी सेम है। यानी कि उसकी बॉडी में अगर कोई वायरस दिक्कत कर सकता है तो हमारी बॉडी में भी दिक्कत कर सकता है। लेकिन कोई अगर प्लांट है या कोई दूसरा एनिमल है, उसकी बॉडी में मान लीजिए स्नेक है, स्नेक की बॉडी में कोई वायरस है, तो जरूरी नहीं है वो हमारी बॉडी में भी एक्टिव हो पाए, क्योंकि हमारी बॉडी के सिस्टम जो हैं वो अलग हैं स्नेक से, ठीक है। लेकिन अगर एक ही क्लास के 2 ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि हम या फिर डॉग, हम कैट या फिर हम और आपके चमगादड़, ठीक है, सबके सब क्या है, मैमल है, ठीक है। तो मैमल एक ही क्लास है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फिजियोलॉजी हम में काफी हद तक सिमिलैरिटीज है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? मतलब जिनमें समानताएं होंगी उनको एक साथ रख सकते हैं, जिनमें समानताएं नहीं उनको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। समझ पाए होंगे आप कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्लासिफिकेशन तो ठीक है, चलो कुत्तों को एक साथ रख दिया, बिल्लियों को एक साथ रख दिया, या जो मैमल है उनको एक साथ रख दिया, रेप्टाइल्स को एक साथ रख दिया, ठीक है। क्लियर ही बात? मैंगो को अलग प्रजाति में रख दिया, ठीक है, और जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनको अलग प्रजाति में रख दिया। प्लांट्स में भी होता है क्लासिफिकेशन, तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया इनको, ठीक है। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि ये कितना टीडियस जॉब है। इस दुनिया में अरबों, करोड़ों, अरबों, लाखों स्पीशीज हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको अगर हम एक एक को पकड़ के अलग अलग कैटेगरी में रखने बैठेंगे तो ये बहुत ज्यादा टीडियस है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये काम कर रखा है साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये क्यों किया हुआ है?
मतलब क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इतना टीडियस होने के बाद भी इस काम को करने की क्या आवश्यकता थी? इस काम को करने की यह आवश्यकता है कि अगर आप क्लासिफाई नहीं करेंगे तो आप कभी भी नई स्पीशीज को खोज नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी चीज अगर इस दुनिया में है उसको आप प्रिजर्व कैसे करोगे? मान लीजिए हमें डॉग की प्रजाति को बचाना है, डॉग में कोई भी डॉग ले लेते हैं, हम लैब्राडोर ले लेते हैं, लैब्राडोर मान लीजिए विलुप्त हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैब्राडोर इस दुनिया से विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, हमें उन्हें बचाना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लैब्राडोर किस क्लास का है, क्या स्पीशी है, क्या इसका जीनस है, क्योंकि जब हम ये चीजें जानेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि इसकी हैबिटेट क्या है, मतलब ये किस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, ये क्या खाता है, इसका क्या रिप्रोडक्शन फेज है, ठीक है, इसका क्या लाइफ साइकिल है। ये पूरी चीजें हम तभी समझ पाएंगे जब हमें एक्यूरेट पता होगा कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। क्लियर ये बात? जैसे मान लीजिए आपको एक डॉग के बारे में पढ़ना है तो आप लैब्राडोर के बारे में पढ़ लोगे तो आप जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, दूसरों के बारे में ऑलरेडी खुद ही पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि एक कॉमन क्लास को अगर आपने पढ़ लिया तो आपने उससे रिलेटेड सभी चीजों को पढ़ लिया, ठीक है। समझ पाए मेरी बात? तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? दो मुख्य बातें हैं। पहला तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि जितनी भी स्पीशीज हैं उनका नामकरण किया जा सके, उनका पता लगाया जा सके कि क्या है, खोज करने में भी इससे मदद मिलती है साइंटिस्ट को, ठीक है। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके। किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में तो हम उसे कैसे बचाएंगे? हमें यही नहीं पता है कि उसका हैबिटेट क्या है, वो क्या खाना खाता है, तो हम उसे कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, इस दुनिया में जितने भी लिविंग हैं क्या सभी को हम क्लासिफाई कर चुके हैं? नहीं दोस्तों, कहीं ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां अभी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, समुद्र में हमारा वेट कर रही हैं कि हमें ढूंढो, हम विलुप्त होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें ढूंढेंगे तभी हम उनके बारे में पता लगा पाएंगे, और जब उनके बारे में पता लगा पाएंगे तभी हम उन्हें प्रिजर्व कर पाएंगे या उन्हें संरक्षण दे पाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात? लेकिन ह्यूमंस जो है बहुत ज्यादा सेल्फिश है। हमने केवल उन स्पीशीज को ढूंढा या उन स्पीशीज का नाम रखा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गाय हमें दूध देती है तो गाय को हमने ढूंढा, गाय का नाम रख दिया बॉस इंडिकस, ठीक है। हमने आम हम खाते हैं, फलों का राजा है, तो हमने आम का नाम रख दिया मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। हमने केवल उन चीजों को ढूंढा है जो ह्यूमंस के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें ये लगता है कि सब चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है ह्यूमंस की, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा जो कहीं दूर, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक छोटा सा कोई इंसेक्ट भी रह रहा है अगर, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है दोस्तों। कैसे जरूरी है? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जितने भी हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं चेन से। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, शेर मर जाता है, जमीन में मिट्टी मिल जाता है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स वापस से पेड़ में जाते हैं, तो ये साइकिल चलती ही रहती है। आप सपोज कीजिए इस चेन में से एक भी ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस चेन में से, ये जो फूड वेब है, इसमें से एक भी ऑर्गेनिज्म हटा तो इसका मतलब जितने भी पूरी चेन में ऑर्गेनिज्म थे सब विलुप्त हो जाएंगे, सबकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये धीरे होता है थोड़ा सा प्रोसेस, इसलिए हमें ये चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। कोई भी स्पीशी हो इस दुनिया में वो इंपॉर्टेंट है, भले बहुत बड़ी स्पीशी हो तब भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी स्पीशी हो तब भी इंपॉर्टेंट है। सपोज ये बिल्डिंग है, अगर इसके सबसे नीचे वाली ईंट हम निकालें बेसमेंट में से तो इस बिल्डिंग को फर्क पड़ेगा, अगर हम छत में से ईंट निकालें तो भी फर्क पड़ेगा, लेकिन छत में से ईंट निकालेंगे तो कम फर्क पड़ेगा, और अगर बेसमेंट में से, इसके नींव में से ईंट निकालेंगे या पत्थर निकालेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि छत में से अगर आप ईंटें निकालते रहेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप रोज ही धीरे धीरे करके एक एक ईंटें निकालते रहेंगे तो एक दिन ये बिल्डिंग ही नहीं रहेगी। तो वैसे ही अगर एक एक स्पीशी विलुप्त होती गई इस दुनिया से तो ये जो लाइफ सिस्टम है पूरा का पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप मेरी बात समझ पाएंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में और कुछ भी चीजें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम साइंटिफिक मेथड of arranging organism on the basis of resemblance and differences into hierarchy of categories। देखो अभी बहुत सारी कैटेगरीज इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब, ठीक है। तो इन कैटेगरी में
अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देना, किसके आधार पे, उनमें क्या रिजेम्बलेंस है और क्या डिफरेंसेस है। जो जो सिमिलर है उनको एक साथ रख देते हैं, जो जो डिफरेंस है उनको अलग अलग ग्रुप में, उनकी सिमिलरिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखा जाता है। ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये जो अभी मैंने बताया था आपको, ये सारी बातें, ये डेफिनेशन उसी चीज के बारे में है। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम, सबसे पहला जो सिस्टम इस दुनिया में दिया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम यानी कि एरिस्टोटल। सबसे पहले तो इनके बारे में बताऊं कि टू किंगडम सिस्टम सबसे पहली बात किसने दिया, एरिस्टोटल ने। याद रखना, एक एक चीज याद रखना बिल्कुल। ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट थे ये, ग्रीस के रहने वाले थे, और एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अरस्तु। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि सर इसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, ऐसा क्यों, अब पता नहीं, ऐसा ही नाम है इनका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायो जब तक आपकी लाइफ में रहेगी इनका नाम याद रखना है, क्योंकि ये कौन है, ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। तो बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, एरिस्टोटल हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है, एरिस्टोटल हैं। और एरिस्टोटल दो चीजों के जनक हैं, एक तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं इन्हें, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी। तो ओवरऑल पूरे बायोलॉजी के फादर किसे कंसीडर किया जाता है, एरिस्टोटल को। और जूलॉजी के फादर भी किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को। लेकिन बॉटनी का फादर एरिस्टोटल को नहीं कहा जाता। ठीक है, वो कोई और है, थियोफ्रास्टस बॉटनी के फादर हैं। बॉटनी जब स्टार्ट करेंगे तो और उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कब थे ये, बहुत पहले की बात है, 384 to 322 BC, बिफोर क्राइसिस। ठीक है, ये समझते होंगे आप BC AD क्या होता है, ये सब मतलब ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया उसके हिसाब से समय को डिवाइड किया गया। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट यानी कि जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया उससे पहले की बात है, तो बहुत पहले की बात है दोस्तों। ऐसा कहते हैं ये सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, ऐसा कहते हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं, हिस्ट्री वाले टीचर को और बेटर पता होगा। ये आपके पॉलिटी के फादर भी हैं। ठीक है, और ये फिलोसफर भी हैं। तो कई सारी उपाधियां इनसे अटैच्ड हैं। हमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से याद रखना है कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, देखो, द ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑर्गेनाइज लिविंग थिंग्स, दस अमॉन्ग अदर थिंग्स ही स्टडीड ही वॉज अ टैक्सोनॉमिस्ट। एक टैक्सोनॉमिस्ट भी थे ये। ठीक है, टैक्सोनॉमिस्ट मतलब जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करे वो भी थे। तो काफी पॉपुलर इंसान थे। इनकी कोटेशंस भी आप देख सकते हैं, अच्छी अच्छी कोटेशंस इन्होंने दी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े उनको इन्होंने पहली बार इस दुनिया में डिवाइड किया। ठीक है, कि क्या कौन से टाइप के लिविंग है और क्या दूसरे कौन से टाइप के लिविंग है। ठीक है, तो इन्होंने जो सिस्टम दिया था वो टू किंगडम सिस्टम था। सिंस द टाइम ऑफ एरिस्टोटल द लिविंग थिंग हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू किंगडम। तब से, यानी कि एरिस्टोटल ने जब पहली बार इसको बताया था तब से लिविंग सिस्टम को दो भागों में बांट दिया गया, प्लेंटिया एंड एनिमेलिया। ठीक है, अब प्लेंटिया बोले तो प्लांट, एनिमेलिया बोले तो एनिमल। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल से एक बात बताई कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो प्लांट है इस दुनिया में लिविंग, और दूसरे एनिमल है इस दुनिया में लिविंग। ठीक है, प्लांट को इन्होंने नॉन लिविंग नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा कि प्लांट जो है वो भी लिविंग है और एनिमल जो है वो भी लिविंग है। इन्होंने क्या कहा कि दो ही इस दुनिया में लिविंग है, या तो प्लांट या फिर एनिमल। ठीक है, क्लियर है बात, ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि एरिस्टोटल ने आगे क्या किया। तो एरिस्टोटल ने ये जो दो मेनली क्लासिफाई किया था, दो जो कैटेगरी इसने बताई एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल के बारे में, इनको इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया। ठीक है, तो एरिस्टोटल देन डिवाइडेड ईच ऑफ दिस मेन ग्रुप इनटू 3 स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, मतलब एनिमल कैटेगरी जो थी उसको 3 अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड किया और प्लांट कैटेगरी को 3 अलग सब ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, एनिमल सब ग्रुप को डिवाइड कैसे किया, लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि वो एनिमल जो लैंड पे रहता है, वो एनिमल जो वाटर पे रहता है, वो एनिमल जो एयर में रहता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसमें प्लांट सब ग्रुप में कुछ स्मॉल प्लांट, कुछ मीडियम टाइप के प्लांट और कुछ लार्ज टाइप के प्लांट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल सब ग्रुप की, तो लैंड, वाटर और एयर से क्या मतलब है, जो प्योरली लैंड पे रहता है, जैसे कि टाइगर। ठीक है, तो प्योरली आपका मेनली कहाँ, अब टाइगर कभी कभी पानी में भी चल जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेन उसका हैबिटेट क्या है, लैंड है। ठीक है, जैसे हम भी कभी कभी पानी में चल जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमें आप कहेंगे कि हम एक्वाटिक एनिमल है, हम लैंड पे टेरेस्ट्रियल एनिमल है हम। ठीक है, तो लैंड पे रहने वाले एनिमल। दूसरा वाटर पे, जो ज्यादातर वाटर में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल वाटर वाला एनिमल हो गया। और एयर में पाए जाने वाले एनिमल यानी कि बर्ड्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, बैट हो गया, बर्ड्स हो गए। ठीक है, ये सब कैसे एनिमल हो गए, ये सब हो गए आपके एनिमल सब ग्रुप वाले, सॉरी एयर
सब ग्रुप वाले एनिमल्स। ठीक है, प्लांट में बात करें तो स्मॉलर प्लांट जैसे कि जो हर्ब्स होती हैं, झाड़ियां वगैरह, ठीक है, बिल्कुल ग्रासेस ले लो बिल्कुल, ठीक है, जैसे ग्रासेस होते हैं, घास वगैरह जो होती हैं, ये स्मॉलर प्लांट है। मीडियम में ले तो हम जैसे केले का पेड़ हो गया, या फिर आपका अमरूद का पेड़ हो गया, ठीक है, बनाना या गुआवा ट्री हो गया, ये छोटे होते हैं, साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते, तो इस मीडियम टाइप के प्लांट हैं। ठीक है, तीसरे जो कैटेगरी है प्लांट में वो है लार्ज, जैसे कि बनियान ट्री हो गया या फिर आपका मैंगो हो गया, ये बड़े ट्री हैं, विशाल पेड़ हैं। ठीक है, तो ये इन तीन कैटेगरी में इन्होंने प्लांट सब किंगडम और इन तीन कैटेगरी में इन्होंने एनिमल सब किंगडम को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर ये बात, ये इतना ही बता पाए कौन, एरिस्टोटल। इसके बाद एरिस्टोटल ने क्या बताया, अच्छा ये जो चीजें हैं एरिस्टोटल का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ये चीजें एरिस्टोटल बता चुके हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि एरिस्टोटल क्लासिफाई सिस्टम्स वाज नॉट वेरी गुड। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम अडॉप्ट किया वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं था, देयर वर टू मैनी ऑर्गेनिज्म दैट डिडंट फिट इन दिस सिस्टम, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम दिया उस पर कई ऑर्गेनिज्म फिट नहीं बैठते दोस्तों। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग आर बॉर्न इन वाटर। फ्रॉग जो रहता है, मेंढक जो रहता है, वो पानी में बॉर्न होता है, पानी में वो पैदा होता है, उसके बाद और उसमें गिल्स होते हैं उस टाइम पे जब वो बॉर्न होता है। ठीक है, लाइक फिश की तरह ही उसमें भी गिल्स पाए जाते हैं जब फ्रॉग बॉर्न होता है। बट व्हेन दे ग्रो अप, जब वो पूरा ग्रो हो जाता है, देन दे हैव लंग्स। तो जब फ्रॉग पूरा डेवलप हो जाता है टेडपोल स्टेज से, जब वो फाइनल स्टेज में पूरा विकसित हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब उसमें लंग्स होते हैं, लंग्स डेवलप हो चुके होते हैं। एंड कैन लिव ऑन लैंड, और वो लैंड पे भी रह सकता है। ठीक है, तो गिल्स थे पहले जन्म के वक्त पानी में जब था, लेकिन जब वो जमीन पे आया, जब वो एडल्ट हुआ, जब वो मैच्योर हो गया, तो उसमें क्या आ गए, लंग्स आ गए। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो पानी में मेनली जन्म लेता है, लेकिन उसके बाद वो लैंड पे भी आ गया, यानी कि एम्फीबियंस। ये क्या हो गया, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस को कोई कैटेगरी इन्होंने नहीं दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, सिंपल कि एनिमल्स या तो लैंड पे रहेंगे, वाटर पे रहेंगे, या एयर में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, तो इनकी बात यहां पे गलत हो गई। इसके बाद इन एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, ओके, सो हाउ वुड एरिस्टोटल क्लासिफाई फ्रॉग्स। तो फ्रॉग को उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, नहीं कर पाए ढंग से क्लासिफाई। ठीक है, इसलिए इनका सिस्टम पूरा एक्यूरेट सही नहीं है। In Aristotle classification system, birds, bats, flying insects were grouped together even though they have little in common. ठीक है, देखो इनके क्लासिफिकेशन में जो बर्ड्स थे, बैट्स थे और फ्लाइंग इंसेक्ट थे, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले कीड़े रहते हैं, जैसे एक आपने राम जी का घोड़ा देखा होगा, या आपने जो बचपन में खेलते थे हेलीकॉप्टर वाला जो इंसेक्ट रहता है, ये इंसेक्ट है लेकिन ये उड़ते हैं। ठीक है, बर्ड्स जनरली पैरेट हो गया, ये सब उड़ते ही हैं। इसके अलावा बैट, चमगादड़, ये भी उड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब उड़ने वाली चीजें हैं, उड़ने वाले एनिमल्स हैं। वर ग्रुप टुगेदर, इनको इन्होंने एक ही ग्रुप में रखा, लेकिन इनमें सिर्फ यही कॉमन चीज है कि ये सब उड़ते हैं, और कई डिफरेंसेस हैं इनमें। ठीक है, सो एरिस्टोटल वुड नॉट हैव क्लासिफाइड देम एज बर्ड्स। ठीक है, तो एरिस्टोटल इनको बर्ड्स नहीं बोल सकते। देखो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ये बता दिया कि उड़ने वाले जो हैं आपके सबके सब क्या हैं, एयर में जो रहते हैं वो क्या हैं, उड़ने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है दोस्तों। ठीक है, उसमें बर्ड्स भी होते हैं, उसमें इंसेक्ट्स भी होते हैं, उसमें चमगादड़ जो कि एक मैमल है वो भी है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप है, इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया विस्तार से। ठीक है, देखो इवन विद द मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ एरिस्टोटल लिमिटेड क्लासिफिकेशन, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें मैं और देता हूं आपको, पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन एक बर्ड है लेकिन वो चलता है। ठीक है, वो उड़ता नहीं है, बहुत कम उड़ पाता है। ठीक है, तो उसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे, मतलब मेनली वो जमीन पे ही रहता है, बर्फ में जमीन पे ही रहता है, वो ज्यादातर उड़ता कम है। तो बर्ड तो नहीं होना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि बर्ड पूरा उड़ नहीं रहा है, वो तो पूरा उसका हैबिटेट एयर तो नहीं है, तो फिर ये चीज यहाँ पे इनकी एक्यूरेट सही नहीं है। ठीक है, अच्छा नोट एक है, even with the many problems of Aristotle limited classification system, it was used for nearly 2000 years until it was replaced in the 1700 by the Swedish biologist Carlos Linnaeus। इस टाइम पे थे 1778 में। देखो क्या हुआ, इसमें काफी सारे लिमिटेशंस हैं, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में काफी सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो इसको लगभग 2000 साल तक हम एज इट इज यूज करते गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1700 में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, ठीक है, कौन आते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं
इस टाइम इनका ये जीवन काल था 1707 से 1778 के बीच में, जिनका नाम था कार्लोस लीनियस। ठीक है, इन्होंने इस चीज को बदला। ठीक है, इन्होंने एक नया सिस्टम दिया जिसको हम कहते हैं मेनली टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही है वो भी, लेकिन उनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनसे बेटर है। ठीक है, और ये जो इन्होंने सिस्टम दिया, ये कब दिया एक्यूरेट अगर मैं डेट बताऊं तो 1758 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन आता है कार्लोस लीनियस का, जो कि ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था इतना एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, लेकिन इसको 2000 साल तक हमने इसी सिस्टम को यूज किया है। इसके बाद 1758 में जाके कार्लोस लीनियस अपना नया सिस्टम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कार्लोस लीनियस ने एग्जैक्टली किया क्या था। ठीक है, तो कार्लोस लीनियस क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर टू लार्ज किंगडम। एरिस्टोटल ने दो मेन एक तरीके से बता दिया था कि लिविंग दो टाइप के होते हैं, एनिमल और प्लांट। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर वे में दो किंगडम बताए। कौन कौन से किंगडम? टू लार्ज किंगडम इन्होंने बताया। ठीक है, प्लांटिया और एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया इनको, एक मतलब सही तरीके से कह सकते हैं हम। ठीक है, देखो कार्लोस लीनियस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। मैं पहले बता चुका हूं, फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं इन्हें। वैसे फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल भी हैं। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी मेनली इनको कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलो या फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलो या फिर फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंपल। ठीक है, देखो कुछ भी पूछा जाए ध्यान देना मेरे शब्दों में। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोले आंसर होगा कार्लोस लीनियस। फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोले आंसर होगा कार्लोस लीनियस। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोले आंसर होगा कार्लोस लीनियस। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी बोले आंसर होगा कार्लोस लीनियस। ठीक है, और इकोलॉजी के फादर अलग हैं, इकोलॉजी के फादर है अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, क्लियर है बात। 12th में आपके इकोलॉजी आएगा तब आप पढ़ेंगे। In addition to his expanding the classification system, he established a simple way of naming each species. This is called a binomial nomenclature system and it has two parts. देखो इन्होंने जब डिवाइड किया, ये जो सिस्टम इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1758 में, तो इन्होंने एक मतलब सिस्टम और दिया। ठीक है, मतलब एक ये तो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन का जो इन्होंने आइडिया दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो पूरा का पूरा बेस था एक सिस्टम पे। ठीक है, और वो सिस्टम कौन सा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम या बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब अगर इसको हम डिवाइड करें, देखो बायो में हमेशा शब्दों को तोड़ के आप पढ़ेंगे, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो बाय मतलब होता है टू, नॉमियल मतलब नेम, और नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब हुआ? दो नाम वाली पद्धति, दो नाम वाला सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन आज भी जो नाम रखे जाते हैं वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड होते हैं, यानी कि दो नाम से मिलके हमारे साइंटिफिक नेम बने होते हैं। और ये सिस्टम सबसे पहले किसने दिया था? कार्लोस लीनियस ने। जैसे हमारा नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, आम का नाम क्या है? मैनगिफेरा इंडिका। तो मैनगिफेरा और इंडिका दो नाम से मिलके बना हुआ है, तो कौन सा सिस्टम है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी साइंटिफिक नेम जो इस दुनिया में रखा जाता है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया, ह्यूमन बिलोंग्स टू द जीनस होमो। हमारा जो जीनस है वो होमो है। जीनस मतलब वंश, हमारा जो वंश है वो क्या है? होमो है। और विद इन दिस जीनस टू द स्पीशीज सेपियंस, और इसमें इस जीनस में हमारे स्पीशीज क्या है? सेपियंस है। ठीक है, Thus the two part species name for human is Homo species। तो हमारा जो कंप्लीट नेम हो गया वो क्या हो गया? स्पीशी नेम हमारा क्या हो गया? होमो सेपियंस हो गया। ठीक है, द जीनस नेम इज कैपिटलाइज्ड एंड ईच नेम इज रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, क्लियर ही बात। अब इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं ये। देखो सिंपल सी बात है, जैसे होमो सेपियंस का यहाँ पे नाम दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? होमो, और ये क्या हो गया? सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। तो यहाँ पे जो होमो है, इस होमो का नाम, इस होमो का मतलब क्या है? वंश। ये हमारा दोस्तों क्या है? वंश। और सेपियंस क्या है? ये है हमारी प्रजाति। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहला जो वर्ड होता है वो होता है वंश। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड होता है वो होती है प्रजाति, यानी कि जीनस, और ये क्या है? आपका स्पीशी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आम का। ठीक है, आम का नाम क्या होता है? आप सभी को पता होगा, मैनगिफेरा।
एक काम करता हूं मैं, इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आप इसे समझ पाए। रुको एक मिनट। ये समझ चुके हैं आप, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे समझाने के लिए। देखो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, ठीक है। आम का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अभी इसको याद मत रखो आप, इसको भूल जाओ। अभी इसका मेनली जो नाम है आम का वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। तो अभी जैसे हमने समझा है फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड दो नाम से मिलके बना हुआ है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, इसका जीनस है, ठीक है। और ये सेकंड वर्ड क्या है, इसका स्पीशीज है, ठीक है। अब ये जीनस को हिंदी में क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। और ये सेकंड जो वर्ड है इसको क्या कहते हैं, स्पीशीज को प्रजाति, ठीक है। यानी कि मैंगो का जो जीनस है वो क्या है, मैंगीफेरा, और उसकी स्पीशी क्या है, इंडिका है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि जीनस हमेशा एक ही होता है, लेकिन इसमें स्पीशी एक भी हो सकती है। जैसे हमारे केस में तो एक ही स्पीशी है, लेकिन इसमें स्पीशी बहुत सारी हो सकती है। जैसे मैंगो में बहुत सारे आम होते हैं, दशहरी आम, लंगड़ा आम, हाफूसा आम, अलग अलग टाइप की वैरायटी है मैंगो में, ठीक है। तो वैसे ही मतलब इसका जीनस एक फिक्स होगा, लेकिन इसमें स्पीशीज बहुत सारी हो सकती है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, गेहूं जो होता है उसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवियम। तो ट्रिटिकम इसका जीनस है। अब गेहूं में भी कई वैरायटी होती है गेहूं की, सोनालिका हो गया, अलग अलग टाइप के गेहूं होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्पीशीज हो गई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जीनस फिक्स रहेगा, स्पीशी एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर ये बात? एक और खास बात ये याद रखना, कभी कभी ये तीसरा वर्ड भी यहां लिखा हुआ दिखता है, कभी कभी, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इस नाम को सबसे पहले खोजा था। लिन का मतलब होता है, लिन का फुल फॉर्म है लीनियस, ठीक है। तो कार्लोस लीनियस ने सबसे पहले मैंगो का नाम रखा था मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन भी कई जगह एनसीईआरटी में या कुछ और टेक्स्ट बुक में भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर तीसरा वर्ड भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको खोजा था, उसको शॉर्ट में लिख देता है, ठीक है। एक और बात याद रखना, अगर आप इसको सिंपल हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो हमेशा जो बाइनोमियल नेम होता है उनको ऐसे अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे हमेशा अंडरलाइन आपको करना पड़ेगा, या तो आप अंडरलाइन कीजिए या फिर आप इटैलिक्स में लिखिए इसे, ठीक है। ये रूल है इसका, ये इसका स्टैंडर्ड रूल है कि हमेशा बाइनोमियल जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो अगर आपने लिखे हैं तो उसके नीचे या तो अंडरलाइन कीजिए दोनों वर्ड्स के नीचे, या फिर उसमें आप इटैलिक्स में उसको लिखना पड़ेगा। इटैलिक्स मतलब ऐसे टेढ़ा लिखते हैं ना, मैंगीफेरा इंडिका, ऐसे टेढ़ा नहीं लिखा रहता, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर ये बात? एक और चीज याद रखना, हमेशा कैपिटल में होगा फर्स्ट वर्ड। मैंगीफेरा इंडिका में हमेशा फर्स्ट वर्ड जो जीनस का होगा वो कैपिटल में होगा, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल में होगा, स्मॉल में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर ये बात? तो यही चीज यहां पे इन्होंने पूरे में बताई है। अब लीनियस लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि लीनियस ने टेक्सोनॉमी के लेवल्स बताए, अलग अलग लेवल्स होते हैं टेक्सोनॉमी के। लीनियस लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी बिगिन एट द टॉप वर, देखो कैसे, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्या है, किंगडम, सबसे ऊपर होता है किंगडम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीशी। कुछ चीजें यहाँ पे स्किप हैं, जैसे कि आपका फैमिली भी होता है, ठीक है, जैसे कि आपका फाइलम भी होता है, वो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता पाए, लेकिन इन्होंने एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर दे दिया है। और ऑर्डर क्या था, सबसे पहले किंगडम आता है, फिर आता है क्लास इनके अकॉर्डिंग, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है जीनस और फिर आता है स्पीशी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये किसने दिया है, लीनियस ने। अच्छा, ये जो सिस्टम है कार्लोस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड सिस्टम दिया। इससे पहले टू टाइप के लिविंग है इस दुनिया में बता चुके थे एरिस्टोटल, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम फेल कर गया। देखो आपके पास जैसे फोन है, तो फोन मान लीजिए आपके पास कोई फोन है सिंपल सा, ठीक है, सैमसंग का फोन है। तो सैमसंग का फोन आपके पास पहले सैमसंग का फोन था, फिर आपने ले लिया एप्पल। तो आपने सैमसंग के फोन को छोड़ के एप्पल क्यों लिया?
क्योंकि सैमसंग के फोन में कोई ना कोई कमी रही होगी, कोई ना कोई डीमेरिट रहा होगा, तभी आपने उससे अच्छा फोन एप्पल या कोई दूसरी कंपनी का उससे बेहतरीन फोन खरीदा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब किसी चीज में कोई कमी होती है तभी कोई नया सिस्टम उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी है तो ही कोई नया सिस्टम आएगा और इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो सिस्टम है सही है, गलत इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया कि लिविंग दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के किंगडम इन्होंने बता दिए, प्लांटिया किंगडम और एनिमलिया किंगडम। लेकिन इसका एक्सेप्शन है दोस्तों। इसके एक्सेप्शन क्या है? इन्होंने कई चीजों के बारे में नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ क्या कहा कि लिविंग दो ही टाइप के हो सकते हैं इस दुनिया में, या तो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे। मुझे एक बात बताइए, अभी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मर रही है। वायरस लिविंग नहीं है क्या? बैक्टीरिया लिविंग नहीं है? या प्रोटोजोआ लिविंग नहीं है? फंगी लिविंग नहीं है? इनको किसी कैटेगरी में ये डिवाइड नहीं कर पाए, इसलिए सिस्टम हो गया फेल। इसके बाद नया सिस्टम आता है, उसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इसके डीमेरिट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स वर नीदर प्लांट नॉर एनिमल। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या बताया इन्होंने कि जो इस दुनिया में लिविंग दो ही टाइप के हैं, या तो प्लांट या एनिमल है। ऐसा नहीं है। पहला जो लिविंग था इस दुनिया में वो ना ही प्लांट था ना ही एनिमल था, वो तो सिंपल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था। तो वो किस कैटेगरी में रखेंगे फिर ये? तो ये सिस्टम यहां पे सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं बैठता इस चीज पे। दूसरी चीज, कैसे लिमिटेशन है इसका? फंगी डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव डिटेल फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, फंगे को इन्होंने प्लांट के साथ रख दिया। फंगी होता है जैसे आप ब्रेड छोड़ के चल जाते हैं कई बार बाहर, उस पर फफूंदी से आ जाती है, ऐसे अचार डिप नहीं रहता है पूरा तेल में, तो आपने देखा होगा उस पर ऐसे व्हाइट रेड फफूंदी से लग जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? फंगी होता है। मशरूम आप खाते होंगे, मशरूम की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनती है, तो वो भी एक फंगी है। तो ये एक ऐसे फंगी है जो एक अलग क्लास है लिविंग की। ठीक है, इसको आप प्लांट के साथ नहीं रख सकते कभी भी। ठीक है, इन्होंने प्लांट के साथ ही रख दिया, तो ये चीज सही नहीं है। तीसरा लिमिटेशन क्या है? एट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस वेयर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिसअपियर। ठीक है, देखो लोअर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जाएं, ठीक है, मतलब सेलुलर लेवल पे या लोअर ऑर्गेनाइजेशन पे हम जाएं, तो वहां पे आप उस चीज को देख के, यानी कि फॉर एग्जांपल एक डीएनए में ले लूं, ठीक है, एक मान लीजिए एक डीएनए ले लेता हूं, ठीक है, और दूसरा भी एक डीएनए प्लांट का ले लिया, एक एनिमल का ले लिया। ठीक है, ठीक है, हम उसका सीक्वेंस पढ़ ले तो हमें पता ही पड़ जाएगा प्लांट का डीएनए कि ये कौन से प्लांट का है और ये कौन से एनिमल का डीएनए। ठीक है, लेकिन अगर उसको बेसिक लेवल पे हम देखें तो उनके डीएनए हमें डिफरेंट नहीं दिखेंगे। ठीक है, उनके जो अंदर के जो सेलुलर पार्ट्स हैं, राइबोसोम्स जो हैं, मान लीजिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो उनमें हमें डिफरेंस इतना हम खास नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जब हम मोटे तौर पे तो हम बता रहे हैं कि एनिमल है और प्लांट है, लेकिन जब हम उनके डेप्थ में जाएंगे, जब उनके छोटे लेवल पे पहुंचते हैं, तो छोटे लेवल पे जाके डिफरेंसेस गायब हो जाते हैं। मतलब वो एक ही जैसा दिखता है, प्लांट का सेल भी कुछ कुछ एक जैसा दिखता है, एनिमल का सेल भी कुछ कुछ एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो वहां पे जाके सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि अगर डिफरेंस है तो प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी चीजों पे तो इनका सिस्टम लागू होता है और आधी अधूरी चीजों पे इनका सिस्टम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे पूरी तरीके से फेल कर गए। और इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए आर.एच. विटेकर, उन्होंने क्या कहा और वो सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की बात करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।